हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों देखो, हमने चैप्टर 1 कंपनी लॉ का कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्या शुरू करेंगे? चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमें जो शुरू करना है वो चैप्टर 2 है। सबसे पहले बताओ, ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो आज फर्स्ट क्लास में आए हैं, इससे पहले नहीं आए? आप 3। क्या नाम बेटा आपका? हर्षिता, शिवांगी, वैष्णवी। लाइव में कोई है नया बच्चा? लाइव में कोई न्यू स्टूडेंट? चलो सुनो ध्यान से। क्या नाम बेटा आपका? पुष्पेंद्र। ठीक है, सुनो बच्चों ध्यान से। हमारा कंपनी लॉ में चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या शुरू करेंगे? चैप्टर 2 ऑफ कंपनी लॉ। अब सुनना ध्यान से, कैसे पढ़ना है हमें। देखो जी, हमारा सब्जेक्ट का नाम बताओ एक बार। कंपनी लॉ हमारे सब्जेक्ट का नाम है। अच्छा, कंपनी लॉ सब्जेक्ट का नाम है, बट कंपनी लॉ में पढ़ते क्या हैं? कंपनीज एक्ट 2013। वेरी गुड। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है कंपनी लॉ और जो उसमें पढ़ते हैं हम वो है कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं बच्चों, समझना ध्यान से। अब कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 29 चैप्टर है। कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल कितने चैप्टर हैं? 29 चैप्टर है। इन 29 चैप्टर में टोटल 470 सेक्शन है। हाँ जी, पहली बात तो चैप्टर कितने कंपनी लॉ में? 29। वो 29 चैप्टर कितने सेक्शन में लिखे गए हैं? 470। इतनी बात क्लियर है? अब आगे सुनो। कंपनी लॉ का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 किसकी बात करता है? प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 आता है बच्चों, सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 1 में 4 बातें याद करो, हमने पढ़ी थी। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 में आती है डेफिनेशन। ठीक है। अब कंपनी लॉ का चैप्टर 1 के बाद आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में है सेक्शन 3 to 22। मतलब कंपनी लॉ का जो लॉ मेकर ने एक्ट लिखा है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है, टोटल 29 चैप्टर है, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें सेक्शन 3 से लेकर 22 तक जो सेक्शन है, ये चैप्टर बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का। किसकी बात करता है बेटा? ये इनकॉर्पोरेशन की। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब इसमें लिखा हुआ है। बट बेटा ये चैप्टर हमारे कंपनी लॉ के सिलेबस में नहीं है, ये एसबीईसी में है। ये बात कब समझ आई? कंपनी लॉ के कुछ चैप्टर कंपनी लॉ में पढ़ाए जाते हैं। कंपनीज एक्ट के कुछ चैप्टर कहां पढ़ाए जाते हैं? कंपनी लॉ के सिलेबस में। और कुछ चैप्टर कंपनी लॉ के सिलेबस में नहीं है, वो पढ़ाए जाते हैं एसबीईसी में। तो जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, सेक्शन नंबर 3 से लेकर 22, वो एसबीईसी में हमारा चैप्टर वो चल रहा है। अगर आप गौर करो तो बेटा चैप्टर 2 वहां पर याद है। उसके बाद चैप्टर 2 के बाद ऑफ कोर्स कौन सा चैप्टर आएगा? 3। आ रही बात समझ? अब सुनो ध्यान से। चैप्टर जो 3 है ये सेक्शन नंबर 23 से शुरू होगा और 42 तक चलेगा। कहां तक चलेगा ये? हाँ जी, 23 से लेकर 42 तक। ये लॉ मेकर ने चैप्टर 2 पार्ट में लिखा है। पार्ट 1 में वो कहता है आप ऐसा करो, सेक्शन 23 से लेकर 41 पढ़ो, लॉ मेकर खुद कहता है ये। और चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 में एक ही सेक्शन पढ़ो, वो कौन सा है? 42। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? तो चैप्टर नंबर जो 3 है वो कहां से कहां तक है जरा बताएंगे? बोलो यार जोर से। 23 से कहां तक? 42 तक। इसमें जो पार्ट 1 है बेटा वो कहां से कहां तक है? 23 से 41। और पार्ट 2 जो है उसमें कौन सा सेक्शन है? 42।
ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? पहले चैप्टर 1 का नाम क्या था बताओ? प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन। चैप्टर नंबर 3 का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। हाँ जी बताओ, चैप्टर का नाम समझ आ गया? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अब सवाल आपका मेरे से ये बनता है कि सर हम ये कंपनी लॉ में पढ़ेंगे या एसबीसी में? तो आंसर इज हम इसको कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। कुछ ही चैप्टर हैं कंपनी लॉ के, कंपनीज एक्ट के, जो कहां पढ़ाए जाएंगे? एसबीसी के। बाकी तो सारे कहां पढ़ेंगे? कंपनी लॉ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, जो बच्चे पूरा सिलेबस करने के बाद भी नहीं पता होता, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आईसीएसआई स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूं। आईसीएसआई ने जैसे सिलेबस बनाया है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूं, पर साथ में मैं आपको यह भी बताकर चल रहा हूं कि पार्लियामेंट ने जो लॉ लिखा है वो किस तरह से लिखा है। पार्लियामेंट ने चैप्टर 1 में क्या लिखा? प्रिलिमिनरी। और कितने सेक्शन पढ़ाए? 1 और 2। चैप्टर 2 में उसने कितने सेक्शन पढ़ाए? 3 to 22, जिसमें इनकॉर्पोरेशन की बात पढ़ते हैं, और वो कहां पढ़ते हैं हम? एसबीईसी में। फिर पार्लियामेंट के चैप्टर नंबर 3 में, जो कंपनी एक्ट के चैप्टर नंबर 3 में जो लिखा गया है, वो सेक्शन नंबर 23 से लेकर कहां तक लिखा गया? 42 तक। और वो रिलेट करता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से। आ रही है बात समझ? अरे बोलो। और मैं आपको देखो जो पढ़ा रहा हूं उसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 2। आपके बुक्स में दिखाओ क्या लिखा है चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग? प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रोस्पेक्ट लिखा है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बोलो, लिखा ना ये? अब आप देखो कंपनी लॉ का चैप्टर 2 है ये, मतलब मैं जो आपको बुक दे रखी है और जो आईसीएसआई ने बेटा स्टडी मटेरियल दे रखा है उसमें चैप्टर नंबर क्या है ये, बट पार्लियामेंट ने जो लॉ लिखा है वो कौन सा चैप्टर है? ये 3 है। तो बेटा ये जरूर क्लियर करते चलना साथ साथ कि हम जो पढ़ रहे हैं एक तरफ आईसीएसआई का कंटेंट, बट जो लॉ मेकर ने लिखा है वो कैसे लिखा है वो भी साथ साथ बताऊंगा। आगे बात समझ? तो हम मुझे बताइए, जो लॉ मेकर ने लॉ लिखा है उसका मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूं? बोलो। कंपनीज एक्ट जो लॉ में लिखा गया उसका मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहा हूं। अब क्या पढ़ रहा हूं? देखो बेटा, हेडिंग देखो बेटा, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन। चैप्टर 3 के 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट, ये बताया था अभी। पार्ट ए में, पार्ट 1 में कितने सेक्शन होंगे? 23 से लेकर कहां तक? 41 तक। और पार्ट 2 में बस क्या होगा? एक सेक्शन होगा 42। यही बताया। तो बेटा ये जरूर, अच्छा ये बिल्कुल बेसिक बातें तक बच्चों को पता नहीं होती तो पास होना तो दूर की बात है। तो ये क्लियर करके चलना, एक तरफ मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपना सिलेबस, दूसरी तरफ मैं आपको ये बता रहा हूं जो लॉ मेकर ने लॉ लिखा है वो किस तरह से लिखा है। तो अगर मैं लॉ के अकॉर्डिंगली बात करूं तो मैं आपको कंपनीज एक्ट का चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूं, और अगर मैं आईसीएसआई के सिलेबस की बात करूं तो मैं चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूं। ये क्लियर है बच्चों? बोल दो पक्का ना? किसी से भी पूछ लेगा बता देगा? चलिए अब आती है बात, सर चैप्टर नंबर 3 श्री गणेश करेंगे, तो चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग से ही पता लग गया कि यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। बताओ चैप्टर का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो बताओ आज की हेडिंग हमारी क्या होगी? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब सुनो ध्यान से बेटा, इतना बढ़िया चैप्टर है, हालांकि सारे चैप्टर ही कंपनी लॉ के बढ़िया, और हम जो पढ़ेंगे ऐसे मजा आएगा पढ़ते समय कि आप अलग ही दुनिया में जाओगे, और आप पढ़ते पढ़ते लास्ट में आप यहां पर स्टेज पे आकर मेरे ऊपर नोट तक वार दोगे। इतना क्लासरूम आपको मजा आएगा। बस कंडीशन एक ही है, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। इस बात से एक शब्द मुझे याद आ गया, लास्ट क्लास में कौन कौन से बच्चे एब्सेंट थे? हाथ खड़ा करो। एक। और खड़े हो जाओ तुम सारे। ए तिशा आ गया बेटा, तू यहां बैठ बेटा। तीशा मैम को बिठाओ।
मैम पानी वानी कुछ चाहिए तो बता देना। हाँ जी, अब पीछे से बताओ भाई, भूपेंद्र क्यों नहीं आए लास्ट क्लास में? हैं? एक मिनट बेटा, क्या हो गया था? घर गया था। लाइव क्लास ली थी? लाइव भी नहीं ली, घर भी चला गया। नींद आ गई रात को सही से? हाँ खुशी, फीवर था, लाइव भी नहीं ली? लाइव ली थी? हाँ इशिका, और आज मैं ड्राइवर भेज दिया करूंगा कल से, बता दिक्कत ना हो। लाइव ली थी उस दिन क्लास? देख ली? हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? ऋषु, आप क्यों नहीं आए? फीवर हो गया था, ठीक हो गया अब? लाइव लिया था? लाइव ली थी? क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में? अरे बातें नहीं, लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? मैं मुक्का मार दूंगा, झूठ बोल रहा है मुझे नहीं पता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। नहीं ली थी लाइव तूने कल? तो बता मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ जी, क्या नाम आपका? जानवी, आप क्यों नहीं आए? लाइव ली थी? देखो बेटा, तू बैठ जा। यश, तू आया था ना लास्ट क्लास में? देखो, मैंने पहली ही क्लास से एक चीज पे बस जोर मारा और कुछ नहीं। मैंने एक ही चीज पे जोर क्या मारा बताओ? कंसिस्टेंसी। जो बच्चा लगातार डिसिप्लिन के साथ क्लासेस में आ रहा है, लगातार पढ़ेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। जिसमें पंक्चुअलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो पास कभी नहीं हो सकता। बातें नहीं भाई पीछे, छुट्टी नहीं कर सकते, पहला रूल ये है। अब दूसरा रूल क्या है? छुट्टी नहीं करनी तो भैया क्लास में आना है। क्लास के आने के बाद डेली अपना पूरा कंप्लीट करके आओ। छोड़ोगे, देख लेना 2-4 क्लास में तुम्हें रियलाइज, तुम्हें पता भी लगेगा नहीं कि क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, इतना सिलेबस आगे हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट एक नहीं है, सब्जेक्ट 4 है, और जो 2 ग्रुप कर रहे हैं उनके 8 सब्जेक्ट है, ठीक है? और तुम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हो 8 घंटे। किसी अगर बच्चे ने क्लास छोड़ दी, 8 घंटे का बैकअप देखना पॉसिबल नहीं है। 3 घंटे की मूवी भी एक बार में लगातार देखी नहीं जाती, उसमें बंदा आलस कर देता, बाद में देख लूंगा। क्यों? और तुम 8 घंटे की हमारी क्लास देख लो, कतई पॉसिबल नहीं है। और जब 8 घंटे का एक सेशन छूट गया, तो ऐसे 1-2 सेशन छूट गए, काम खत्म। अरे बोलो, ताली दोनों तरफ से बजती है, याद रखना। हर रिलेशन में ताली दोनों तरफ से बजती है। स्टूडेंट और मेरा जो आपका रिश्ता है तभी चलेगा जब आप डेली क्लास में आओगे, पढ़ोगे। मियां बीवी का रिश्ता भी तभी चलता है जब दोनों निभाना चाहें। तुम नहीं पढ़ना चाहोगे, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा दूंगा? हाँ जी मैडम, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे? क्यों फेस टू फेस क्यों नहीं थे? अरे मैं पूछ रहा हूं कुछ, तो डकार मारे जा रही है। आओ क्यों नहीं थे लास्ट क्लास में? पता नहीं? इंसान हो क्या हो तुम? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे? यहां पे क्यों नहीं आए थे वो पूछ रहा हूं। सर्दी हो रही थी, ओहो। तुम ऐसा करो, एड्रेस दे दिया करो, मैं सुबह सुबह आता ना लेते आऊंगा तुम्हें, जिनको सर्दी ज्यादा लगती है। मैं ट्रैक्टर ले लेता हूं, एक ट्रोला या ट्रैक्टर, और पीछे खाली, जिसको सर्दी लगती है सबको पिकअप करते आऊंगा। ये क्या मतलब है सस्ती? आज सुन लो ध्यान से, आज बख्श रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में कोई बच्चा ऐसा ना हो जो, या तो अगर क्लासरूम में नहीं आ रहे तो लाइव लेना कंपलसरी है, और बेफिजूल लाइव लो मत, क्योंकि जो फेस टू फेस में डिसिप्लिन बनता है वो लाइव में नहीं बन सकता। तुम पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, मुझे क्या पता, रजाई में घुस जाओगे तुम। क्यों? चलो बैठ जाओ, आज छोड़ रहा हूं।
और उसमें भी लेट आई देख क्लास में। बैठो, चलो बैक टू टॉपिक। अब शुरू करते हैं बच्चा आज की क्लास। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अब बच्चों पेन पेपर डाउन कर दो, ध्यान से सुनो। देखिए बच्चों, कंपनी जो होती है, हम कंपनी क्यों बनाते हैं बच्चों? बिजनेस करने के लिए। बोलो, कंपनी हम बनाते हैं बिजनेस करने के लिए, और किसी भी बिजनेस को करने के लिए वी नीड फंड्स। हमें क्या चाहिए बच्चों? पैसे। हमें क्या चाहिए? अगर आप लोगों को इतना पता हो, एक बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जो बंदा खुद अपना पैसा लगाकर बिजनेस करता है। एक होता है पार्टनरशिप, जिसमें कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, बट पैसा फिर भी वो खुद ही लगाते हैं। मतलब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पैसा किसका होता है? खुद का होता है। बट कंपनी में एक एडवांटेज है जिसके लिए कंपनी बनाई जाती है, आप पैसा रेज कर सकते हो, आप फंड रेज कर सकते हो बिजनेस के लिए। सर कैसे? दो तरीके होते हैं फंड्स को रेज करने के बेटा। फंड को रेज करने के दो तरीके होते हैं। पहला सिंपल तरीका, आप मार्केट से, बैंक से उठा लो लोन। वो तो सर प्रोप्राइटरशिप वाला भी कर सकता है। भाई मेरी दुकान है, मेरी प्रोप्राइटरशिप में क्या है? दुकान है, मेरी टेक्सटाइल कपड़ों की दुकान है, मेरा काम नहीं चल रहा, क्या मैं बैंक से लोन ले सकता हूं? यस, मुझे भी मिल जाएगा। सेम वे में कंपनी को भी मिल जाएगा। बोलो, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं? लोन ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा, हम फंड रेज कर सकते हैं बाय इशुइंग सिक्योरिटी। हम शेयर डिवेंचर लोगों को इशू कर देंगे और लोगों को बोलेंगे कि हमें क्या कर दीजिए, आप पैसे दे दीजिए। मेरी कंपनी है, मैंने 10 लोगों को बोला मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मैं लोन नहीं ले रहा उनसे, उन सब ने 10-10 हजार रुपए दिए, मैंने कंपनी के 10-10 हजार के शेयर उनको दे दिए। तो मतलब मैंने क्या करा? फंड रेज करा है। लोन के रूप में नहीं बच्चों, मैंने क्या इशू करा? बाय इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज। मैंने अपनी सिक्योरिटी इशू कर दी है और उसके बदले में पैसा रेज कर लिया। मुझे एक बात बताइए, क्या ये फीचर प्रोप्राइटरशिप पर पार्टनरशिप में अवेलेबल है या नहीं है? नहीं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बस एक ऑप्शन अवेलेबल है, फंड रेज करनी है तो क्या करिए? लोन ऑब्टेन करिए। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बट यही कंपनी में क्या एडवांटेज है कि आप सिक्योरिटी इशू करके फंड रेज कर सकते हैं। आप शेयर इशू कर दीजिए, डिबेंचर इशू कर दीजिए, बॉन्ड इशू कर दीजिए और अपना पैसा रेज कर लीजिए। सबसे बड़ा एडवांटेज है बच्चों ये। बोलो यार। अब सर आगे सुनो। अब आप लोगों को सबको पता होगा कंपनी बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है प्राइवेट, जिनकी फर्स्ट क्लास है वो भी समझना ध्यान से। एक होती है पब्लिक, एक होती है ओपीसी। बेटा ओपीसी प्राइवेट का ही पार्ट होती है, तो इसको तो मैं अलग मानूंगा ही नहीं। कंपनी कितनी हुई? 3, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। प्राइवेट किस, ओपीसी किसका पार्ट है? प्राइवेट का। तो बची कितनी अब? 2, प्राइवेट और पब्लिक। अब आगे सुनो। अब प्राइवेट कंपनी बिजनेस कर रही है, पब्लिक कंपनी बिजनेस कर रही है, तो याद करिए आप कंपनी लॉ में एसबीईसी में चैप्टर नंबर 2 पढ़कर आए हैं। आपने चैप्टर नंबर 2 में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। याद करिए प्राइवेट कंपनी में आपने पढ़ा था, जो बच्चे जिनकी फर्स्ट क्लास, आपने सीएसईईटी में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड, प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड फॉर गिविंग इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती? पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती अपनी सिक्योरिटी इशू करने के लिए। मतलब प्राइवेट कंपनी क्या अलाउड नहीं है? सिक्योरिटी इशू पब्लिकली इनवाइट करके इशू नहीं कर सकती। बट पब्लिक कंपनी के ऊपर ऐसी कोई प्रोहिबिशन नहीं होती, दैट मीन्स पब्लिक कंपनी इज अलाउड। प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड है, दैट मीन्स कौन सी कंपनी अलाउड है? पब्लिक कंपनी अलाउड है। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे सुनो। मतलब प्राइवेट कंपनी भी फंड रेज कर सकती है, पब्लिक भी रेज कर सकती है, बस एक फर्क है, प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती? पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी किससे रेज कर सकती है? पब्लिक से रेज कर सकती है। बोलो यार। और प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्राइवेटली अरेंजमेंट से फंड रेज कर सकती है। प्राइवेटली अरेंजमेंट मतलब 10 लोगों को उसने बोला कि आप मेरी कंपनी में क्या कर दीजिए? इन्वेस्ट कर दीजिए, बदले में आपको शेयर दे देंगे। ये अलाउड है प्राइवेट कंपनी के लिए, बिकॉज वो पब्लिकली इनवाइट नहीं कर रही,
वो प्राइवेटली लोगों को इनवाइट करके अरेंजमेंट से फंड रेज कर रही है, इशू करके सिक्योरिटी, वो अलाउड है। अब इशू ऑफ सिक्योरिटी दो तरह से होती है बच्चों। इशू ऑफ सिक्योरिटीज कितने तरीके से होते हैं? दो तरीके से। पहला, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कुछ गिने चुने लोगों को कंपनी इनविटेशन देगी और बोलेगी आप हमारे क्या करिए, शेयर ले लीजिए, बदले में पैसा दे दीजिए। अरे बात समझ, जैसे हम शादी करते हैं तो वो प्राइवेट अरेंजमेंट होता है, हम पब्लिकली नहीं बुलाते कोई भी आओ खा के चले जाओ। हम क्या करते हैं? प्राइवेटली अरेंजमेंट। कुछ लोगों को इनविटेशन कार्ड देते हैं और बोलते हैं हमारे मामा की शादी में जलूल जलूल आना यही होता है। और वही लोग आते हैं, कोई इसके अलावा और कोई आ जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग जाके पूछ लेते हैं किसकी तरफ से हो, अरे बोलो। तो कहने का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऐसा बेटा ऑफर है जिसमें कंपनी क्या करती है, कुछ गिने चुने लोगों को इनविटेशन देती है और बोलती है आप हमारी क्या करिए, सिक्योरिटी खरीद लीजिए। और सुनो ध्यान से, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट एक प्राइवेट कंपनी भी फंड रेज कर सकती है और एक पब्लिक कंपनी भी फंड रेज कर सकती है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट में कितने लोगों को ऑफर दिया जाता है? मैक्सिमम 200 लोगों को बस आप ऑफर दे सकते हो, इससे ज्यादा को नहीं दे सकते। दोबारा सुन लीजिए सारी बातें जो बताई है मैंने। कंपनी दो तरह से बेटा फंड रेज कर सकती है, पहला प्राइवेट प्लेसमेंट, दूसरा पब्लिक ऑफर। मैंने पब्लिक ऑफर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ किसके बारे में बता रहा हूं? प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम से ही क्या समझ आ रहा है? प्राइवेट मतलब कंपनी पब्लिकली ऑफर नहीं दे रही, कंपनी क्या कर रही है? प्राइवेटली कुछ लोगों को ऑफर दे रही है। और कुछ लोग कितने होंगे वो बता दिए मैंने, 200 से ज्यादा नहीं होंगे। मतलब कंपनी मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर कर सकती है और बोल सकती है कि भैया आप शेयर ले लीजिए और कंपनी में बदले में आप पैसे देकर कंपनी के क्या कर सकते हो, शेयर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये प्राइवेट कंपनी भी अलाउड है इस तरह से फंड रेज करने के लिए, और पब्लिक कंपनी भी अलाउड है। दूसरा तरीका पब्लिक ऑफर। दूसरा तरीका बच्चों क्या है? पब्लिक ऑफर। एक कंपनी कहती है मैं तो पब्लिक एट लार्ज, पूरे पब्लिक में इनविटेशन देती हूं कि कोई भी हमारी कंपनी के शेयर, मतलब कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी और बोला कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है हमारी कंपनी के शेयर खरीदने में, वो खरीद सकता है। ये होगा पब्लिक ऑफर। ये प्राइवेट कंपनी अलाउड नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनी अलाउड है। क्यों बच्चों? प्राइवेट कंपनीज प्रोहिबिटेड। अभी बताया था डेफिनेशन में प्राइवेट कंपनी के लिखा है कि प्राइवेट कंपनीज प्रोहिबिटेड। इतनी बात समझ आ गई? तो प्राइवेट प्लेसमेंट से कौन सी कंपनी फंड रेज कर सकती है बताएंगे जरा? प्राइवेट कंपनी से कौन सी कंपनी फंड रेज कर सकती है? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों। अरे बात समझ। और इस प्लेसमेंट के, प्राइवेट प्लेसमेंट में वो क्या कर सकते हैं, कुछ गिने चुने लोगों को ऑफर देते हैं और वो गिने चुने लोग ऑफ कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200, और उनसे फंड रेज कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी इशू करके। दूसरा बच्चों पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर क्या होता है? जहां पर कंपनी पब्लिक एट लार्ज को इनविटेशन देती है कि कोई भी इंटरेस्टेड हमारे शेयर डिवेंचर खरीद सकता है। वो ऑफ कोर्स बताओ कितने लोगों को होगा? अनलिमिटेड लोगों के लिए होगा, कोई लिमिट ही नहीं होगी उसकी। बोलो यार बेटा, वो सिर्फ कौन अलाउड है? पब्लिक कंपनी अलाउड है। आगे बात समझ। अब जब आप पब्लिक ऑफर लेकर आते हो, क्या लाते हो बेटा? और जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट लाते हो तो इन दोनों के गवर्निंग कुछ क्या होंगे? सेक्शन होंगे। बोलो। तो सुनो ध्यान से। अब मैं एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं इसमें। जब आप पब्लिक ऑफर लाते हो तो पब्लिक कंपनी क्या करेगी? इनवाइट करेगी पब्लिक को। बोलो। इनवाइट करेगी पब्लिक को। जिस डॉक्यूमेंट से वो इनवाइट करेगी उसको बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। एक डॉक्यूमेंट पब्लिक रिलीज करेगी, उस डॉक्यूमेंट को क्या नाम देंगे? प्रोस्पेक्टस। आ रही बात समझ? और ये प्रोस्पेक्टस के सेक्शन नंबर 23 से लेकर 41 तक प्रोविजन दे रखे हैं। आ रही बात समझ? मतलब पब्लिक ऑफर में जो क्या इश्यू करा जाता है? प्रोस्पेक्टस। उसके सेक्शन कहां से कहां तक है? 23 से लेकर 41 तक। आ रही बात समझ? मोटा माटी बता रहा हूं, हर सेक्शन में अलग अलग बात बोलिए, आपको पूरा ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूं भैया। अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से ऑफर लाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से दोनों कंपनी ला सकती है, प्राइवेट कंपनी भी और, तो बेटा उसके ऊपर सिर्फ एक सेक्शन एप्लीकेबल होता है, दैट इज 42। यही था मेरा चैप्टर 2 पार्ट में। आओ
एक पार्ट में मैं क्या पढ़ाऊंगा 23 से लेकर 41 और एक पार्ट में क्या पढ़ाऊंगा 42। बोल दो पक्का। अब बेटा ये 23 से लेकर 41 तक सब कुछ आएगा सर, मतलब चैप्टर का नाम बताओ। प्रोस्पेक्टस एंड, ऊपर मुंह करो ध्यान से सुनो। जब कंपनी पब्लिक ऑफर, अकाउंट्स चलते हैं, अकाउंट्स 12th क्लास में पढ़ के आए थे, जब कंपनी पब्लिक ऑफर देगी तो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। कंपनी उनको उनसे एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, फिर उनको अलॉटमेंट करेगी, बोलो, फिर उनसे कॉल्स मंगवाएगी। ये सारी बातें कहां लिखी है 23 से लेकर 41 तक, सिर्फ प्रोस्पेक्टस की नहीं, एक पब्लिक ऑफर में जितनी भी बातें हैं, इन्विटेशन से लेकर अलॉटमेंट तक, बिकॉज नाम ही क्या चैप्टर का, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। प्रोस्पेक्टस इशू करने से लेकर अलॉटमेंट तक के प्रोविजन कहां तक दे रखे हैं 23 से लेकर 41 तक। ये तो पूरी कहानी एक बन चुका है बेटा पब्लिक ऑफर का। दूसरी कहानी क्या आ गई, प्राइवेट प्लेसमेंट। एक कंपनी ऐसी भी है जो क्या करेगी, कुछ गिने चुने लोगों से ऑफर देकर पैसा रेस करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके लिए बच्चों एक ही सेक्शन है, कौन सा, 42। आ रही बात समझ? पहले तो क्लियर हो गया बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो एक बार दोबारा बताओ, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक कंपनी कैसे इशू करेगी सिक्योरिटी, बेटा दिखाऊंगा ना, अभी रुको, भी तो पढ़ाना शुरू नहीं करा। कैसे इशू करेगी, कब कब इशू करेगी, वो सब बातें सेक्शन 42 में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। कंपनी लॉ का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 3, बट हमारे आईसीएसएस स्टडी मटेरियल में कौन सा है, 2। वेरी गुड बच्चों, आ रही बात समझ? इसमें कितने सेक्शन पढ़ने हैं, 23 से लेकर 42 तक, जिसमें 23 से लेकर मतलब 23 से लेकर 42 तक, जिसमें से 23 से लेकर 41 41 तक कौन सा सेक्शन है, पब्लिक ऑफर, जो रिलेट करते हैं प्रोस्पेक्टस से एंड अलॉटमेंट से। 23 से लेकर 41 तक ये सारे प्रोविजन किससे रिलेट करते हैं, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड एंड अलॉटमेंट से रिलेटेड। सर दूसरी बात, 42 सेक्शन में हम सारी बातें किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब एक ऐसा ऑफर जिसमें कुछ गिने चुने लोगों को इनविटेशन दिया जाएगा और वो मैक्सिमम कितने होंगे, 200%। और वो कौन सी कंपनी अलाउड है, प्राइवेट कंपनी भी अलाउड है, पब्लिक कंपनी भी अलाउड है। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पक्का? तो पहली बात, आपको आज एक नई बात समझ आई कि जब हम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बनाते हैं तो हमारे पास एक ही फंड रेज करने का तरीका होता है, वो होता है लोन ऑब्टेन करना। बट कंपनी में लोन के अलावा एक और तरीका है कि हम फंड रेज कर सकते हैं बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज, अपने शेयर डिबेंचर इशू करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कोई क्यों खरीदेगा शेयर डिबेंचर? हाँ जी, अब सुनो ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल सुनो। बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज में कंपनी बोलती है पब्लिक को हमें दो पैसे, ठीक है जी, फंड्स, हम आपको क्या देंगे, शेयर देंगे, आप हमें क्या करिए, फंड्स। कंपनी इस फंड्स को कहां यूज करेगी, बिजनेस में। कहां यूज करेगी, बिजनेस में आएंगे प्रॉफिट्स, क्या आएंगे, प्रॉफिट कंपनी क्या करेगी, इस पब्लिक के साथ शेयर करेगी। जब शेयर, कंपनी ने अपने शेयर इशू कर रखे होते हैं तो अपने शेयर होल्डर को कंपनी प्रॉफिट का पोर्शन देती है डिविडेंड के रूप में। और अगर कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर इशू कर रखे होते, क्या इशू कर रखे होते, तो बोलो बेटा, प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी पब्लिक को देगी वो किस फॉर्म में देगी, डिविडेंड या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट। वेरी गुड, क्लियरिटी आ रही है बच्चों, पक्का? तो कंपनी को जो पैसा मिला, कंपनी उस पैसे को बिजनेस में यूज करेगी, उस बिजनेस से आएंगे प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कंपनी क्या करेगी, पब्लिक के साथ शेयर करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो जनाब ये जो पैसा, क्या मैं बोल सकता हूं इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, बोलो? और इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटर्न कमाना। आप दो पैसे कहीं लगाते हो, उसका उद्देश्य क्या होता है, रिटर्न कमाना। सबकी नीड्स पूरी हो रही है, कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है, बिजनेस में लग रहा है, बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, तो उसको रिटर्न मिल रही है किस फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में और इंटरेस्ट। कंपनी लॉ कहता है ये सारी चीजें आप करोगे कैसे, तो भैया जब आप पब्लिक ऑफर लाओगे तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट के लिए सेक्शन 23 से लेकर 41 तक फॉलो कर लेना।
और जब तुम क्या करोगे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाओगे तो सेक्शन 42 कंप्लाई कर लेना। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पक्का समझ आ रहा है बच्चों? इसको नोट करोगे, पहले नोट करो बच्चों जल्दी से इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। बातें नहीं बच्चों, नोटिंग करो। हम्म हम्म, हाँ सैटरडे को है। हो गया? अभी 42 में पढ़ेंगे बेटा, वो आएगा वो। ठीक है शिवांश बेटा, कोई बात नहीं। हो गया ये? डन हो गया बच्चों?
और स्क्रॉल कर दूं? सबके पास बुक्स है ना बच्चों? बुक्स ओपन करिए अब। हो गया बच्चों? आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 2 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बताओ कितने सेक्शन पढ़ेंगे जरा बताना? 23 से लेकर 42 तक। पढ़ाऊंगा कितने पार्ट्स में? 2। एक पार्ट सिर्फ कौन सा होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट वाला एक सेक्शन, और एक पार्ट पूरा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट वाला होगा, जो कौन सा होगा? पब्लिक ऑफर से रिलेट करेगा, सेक्शन 23 से 41। चलिए आइए बच्चों, यहां से देखिए बेटा, पहला सवाल जो आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों, इन इंडिया ए कंपनी प्लानिंग टू इशू सिक्योरिटी शैल अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ। अगर किसी भी कंपनी को क्या करना हो, अगर किसी भी कंपनी को क्या करना हो, सिक्योरिटी इशू करनी हो, क्या करना हो, तो उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। हिंदुस्तान में एक लॉ बना है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये आपके कंपनी लॉ के सिलेबस में नहीं है, जब आप ग्रुप 2 पढ़ते हो वहां पर ये लॉ पढ़ोगे। इसके अलावा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, ये भी कहां पढ़ोगे? ग्रुप 2 में। इसके अलावा कंपनीज एक्ट, ये आप पढ़ रहे हो ग्रुप 1 में। बताओ सिक्योरिटी इशू करेंगे तो कौन से सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे? 23 से 42 तक। अरे बोलो। प्लस सेबी एक्ट 1992, ये भी कहां पढ़ोगे? ग्रुप 2 में। मतलब कुल मिलाकर ध्यान से सुनो, अगर आपको इंडिया में सिक्योरिटी इशू करनी है तो ये 4 चीजें क्या करनी पड़ती हैं? फॉलो करनी पड़ती है। पहला सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, दूसरा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स, तीसरा कंपनीज एक्ट, फोर्थ सेबी एक्ट। एक बात बताओ, मैं आपको आज कंपनी लॉ में आने वाली 2-3 क्लास लगेंगी, सेक्शन नंबर 23 से 42 पढ़ा दूंगा, तो क्या आप बोल सकते हैं आपको पूरा कंप्लीट पता लग गया लॉ के बारे में कि कैसे सिक्योरिटी इशू करते हैं? नहीं। क्यों? आपने सिर्फ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पढ़े हैं। अभी आपको क्या पढ़ना है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन रूल्स प्लस सेबी एक्ट। ये कहां पढ़ोगे? ग्रुप 2 में। कहां पढ़ोगे? इसलिए बच्चों कंपनी लॉ के साथ कनेक्टेड है आपका एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है सिक्योरिटी लॉ। क्या नाम है? ग्रुप 2 में जब सिक्योरिटी लॉ में पढ़ाता हूं तो बार बार बताता हूं कि कंपनी लॉ में ये लिखा है, सिक्योरिटी लॉ में ले लिखा है, बिकॉज दोनों साथ साथ चलते हैं। अरे बात समझ, दोनों साथ साथ। तो जब जो बच्चे अभी बोथ ग्रुप कर रहे हैं उनको एडवांटेज मिलेगा और साथ साथ पढ़ेंगे। जो ग्रुप 2 बाद में करेंगे उनको कंपनी लॉ याद रखना होगा कि कंपनी लॉ में ये लिखा है और सिक्योरिटी लॉ में ये लिखा है। आ रही है बात समझ? बोलो भाई। तो मुझे अगर बताओ, पहली अगर मैं बात बोलूं,
अगर मैं पहली चीज बोलूं, पहला टॉपिक मेरा आज का, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज regulated by, issue of securities is regulated by, issue of security कैसे regulated है बताओ, कितनी चीजों से regulated है? 4 चीजों से। पहला, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, दूसरा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, तीसरा कंपनीज एक्ट 2013। इसमें हमें पता है हम क्या से क्या पढ़ेंगे बताओ, 23 से लेकर 42 तक। नेक्स्ट, सेबी एक्ट 1992, प्लस आपकी किताबों में एक बात लिखी नहीं, सुनो, सेबी की रेगुलेशंस, सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो रेगुलेशंस बनाता है। क्या बनाता है? कौन सी रेगुलेशन बना रखी ये भी सुन लो बेटा। ग्रुप 2 में जो बच्चे पढ़ेंगे वो पूरी रेगुलेशन पढ़ेंगे, ग्रुप 1 वाले बस नाम सुनेंगे। रेगुलेशन का नाम है सेबी, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। आईसीडीआर बोले तो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। अरे बात समझ, ये पूरी सेबी ने क्या बना रखी है बच्चों? सेबी ने पूरी क्या बना रखी है? अरे बोल दो। सेबी ने पूरी रेगुलेशन बना रखी है इसके ऊपर। क्या बना रखी है? और इस रेगुलेशन में पूरा बताया गया कि पब्लिक ऑफर आएगा तो ये रेगुलेशन है, ये भी आप कंप्लाई करो। तो कुल मिलाकर मुझे बताइए, जो बच्चे ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं वो कंपनी लॉ पढ़कर क्या बोल सकते हैं उनको पब्लिक ऑफर लाना आ गया? नहीं, जब तक वो ग्रुप 2 की बाकी सारी रेगुलेशन और लॉ नहीं पढ़ लेंगे। जैसे आप ग्रुप 2 में पढ़ लोगे सिक्योरिटी लॉ में, ये रेगुलेशंस पढ़ लोगे, तब जाकर आपको पता लगेगा आधी बातें कहां दी गई हैं कंपनी लॉ में और आधी बातें कहां दी गई हैं सिक्योरिटी लॉ में। आ रही बात समझ? पक्का? तो मुझे एक बात बता दीजिए, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के गवर्निंग लॉ बता दो कौन कौन से। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी के गवर्निंग लॉ बताओ कौन कौन से? पहला सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, दूसरा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, तीसरा कंपनीज एक्ट 2013, फोर्थ सेबी एक्ट 1992, पांचवा सेबी रेगुलेशन जिसका नाम क्या है? सेबी आईसीडीआर। आईसीडीआर बोले तो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। अरे बोल दो। पक्का? आगे बढ़ सकते हैं अब? चलिए, ओवरव्यू ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। ऊपर मुंह करो बच्चों, अब ध्यान से सुनो। आप सबको मैंने ये तो बताया कि पब्लिक ऑफर होता है और एक प्राइवेट। ऐसे कुछ और भी ऑफर होते हैं जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। सुनना ध्यान से, मैंने एक आपको क्या बताया? पब्लिक ऑफर। एक आपको मैंने क्या बताया? प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब इसके अलावा कुछ और भी ऑफर होते हैं, वो मैंने बताया नहीं, बट सिंपल है बहुत। जैसे राइट इशू, बोनस इशू। अब सुनो, राइट इशू, बोनस इशू एक ऐसे इशू है जिसमें कंपनी नए शेयर इशू करती है बट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करती है। बट पब्लिक ऑफर में और प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं इशू करती, न्यू पब्लिक को इशू करती है। बट राइट इशू में जो शेयर दिए जाएंगे वो किसको दिए जाएंगे? जो पहले से हमारा शेयर होल्डर है। या बोनस इशू में जो बोनस शेयर दिए जाएंगे वो भी किसको दिए जाएंगे? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। अरे बोल दो। तो एक पब्लिक ऑफर भी होता है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है, इसके अलावा बोनस इशू, राइट इशू। ये इस चैप्टर में नहीं आएगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, शेयर कैपिटल चैप्टर में। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? शेयर कैपिटल नहीं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ रहे हैं अभी हम। अरे बात समझ। इसका अगला चैप्टर कौन सा है? शेयर कैपिटल। तो उसमें आएगा राइट इशू, बोनस इशू। समझ आ गई बात? अब पब्लिक ऑफर आगे कई तरह के होते हैं। पब्लिक ऑफर 2 तरह के होते हैं, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक फर्दर पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर कितने तरह के होते हैं बेटा? 2 तरह के। पहले मुझे एक बात बताओ, पब्लिक ऑफर लाएगा कौन? पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी तो अलाउड ही नहीं है, ये बात तो क्लियर है सबको।
प्राइवेट कंपनी तो अलाउड ही नहीं है पब्लिक ऑफर लाने के लिए, पब्लिक ऑफर सिर्फ कौन लाएगी? पब्लिक कंपनी। दूसरी बात, पब्लिक ऑफर दो तरह के होते हैं, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईपीओ, एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफपीओ। आईपीओ मतलब एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो पहली बार पब्लिक के लिए ऑफर ला रही हो, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो पहली बार पब्लिक के लिए ऑफर ला रही हो, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। नाम समझ आ गया? और जो कंपनी पहले पब्लिक के लिए ऑफर ला चुकी है, मतलब आईपीओ ला चुकी है, वो फ्यूचर में जब दोबारा पब्लिक के लिए ऑफर लेकर आएगी उसको बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलेंगे उसको? इतनी बात समझ आ गई? अब मैं बहुत एक जबरदस्त बात बताने वाला हूं। मैंने बोला कंपनी कितने तरह की होती है? 3, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। बताई थी बात ये। कंपनी 3 है बेटा, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है, एक ओपीसी है। बट ओपीसी प्राइवेट का पार्ट है तो अलग नहीं मान रहा है इसको। चलो अब मुझे बताओ इसमें से पब्लिक ऑफर कौन सी कंपनी लाएगी? हाँ जी, पब्लिक कंपनी लाती है पब्लिक ऑफर। ठीक है जी। अब पब्लिक ऑफर हमने पढ़े 2 तरह के होते हैं, पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा फर्दर पब्लिक ऑफर। पहला क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा। अब सर ये पब्लिक कंपनी भी आगे 2 तरह की होती है, सर क्या कहना चाहते हो? पब्लिक कंपनी आगे 2 तरह की होती है। अब सुनो ध्यान से, एक वो कंपनी जिसने आज से पहले कभी भी अपने शेयर पब्लिक में इशू नहीं करे और वो पहली बार जब पब्लिक ऑफर लाएगी उसको क्या बोलेंगे? उस कंपनी को बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सुनो ध्यान से, आपने सुना होगा लिस्टेड कंपनी है, नाम सुना होगा ऐसा, फलानी क्या है? लिस्टेड कंपनी है। देखो ऊपर मुंह करो, मुझे ध्यान से देखो। जब कंपनी पहली बार पब्लिक ऑफर लाती है मतलब उसने आज तक पब्लिकली अपने शेयर इशू नहीं करे, और जब पहली बार पब्लिक ऑफर लाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? आईपीओ। जैसी वो पब्लिक में अलॉट कर देगी शेयर, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि जब भी पब्लिक ऑफर लाओ, जो शेयर अलॉट करो उसको, वो शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाओ। उसको कहां लिस्ट करवाओ? मतलब कंपनी जब पहली बार पब्लिक ऑफर लाएगी, शेयर इशू करेगी, अलॉट करेगी, उसके बाद वो शेयर कहां लिस्ट करवा देगी? एक्सचेंज पर, स्टॉक एक्सचेंज पर। अब उसके शेयर्स की ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग कहां होगी? स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर शेयर्स की क्या होती है? बाइंग और सेलिंग होती है। अब वो कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे चले गए, नाउ इट बिकम्स पब्लिक लिस्टेड कंपनी। क्या बन गई वो? बट बताओ जब वो आईपीओ लाई थी क्या उससे पहले उसके शेयर एक्सचेंज पर थे या नहीं थे? तो इसलिए मैंने क्या बोला, जो कंपनी आईपीओ लाती है वो कौन सी कंपनी होती है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। और जैसे ही वो आईपीओ लाकर अलॉटमेंट करती है, उसके शेयर लिस्ट हो जाते हैं, तो बन जाती है लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब सोचो फर्दर में वो दोबारा पब्लिक के लिए ऑफर लाएगी, तो आईपीओ लाएगी या एफपीओ लाएगी? अब एफपीओ कौन सी कंपनी लाएगी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी लाएगी ऑलवेज। बोल दो पक्का? समझ आ गई बात? तो कंपनी पहली बार जब कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आती है, विच इज कॉल्ड एज आईपीओ, और वो कंपनी होती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, बिकॉज उसके शेयर अभी लिस्टेड नहीं है। बट जो भी कंपनी आईपीओ ला रही है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन अपने शेयर्स को लिस्ट कराना पड़ेगा, तो वो बन जाएगी कौन सी कंपनी? लिस्टेड। अब वो दोबारा अगर पब्लिक ऑफर लेकर आई तो उसको क्या बोलेंगे? फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलेंगे उसको? बताओ, इतनी बात समझ आ गई? पक्का ना? ये लो बेटा, ये मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा है, जो बच्चों को दिखाने के लिए यूज करता हूं हमेशा। क्या हुआ? देखो ये डीमेट अकाउंट है। अब मैं आपको इसमें एक चीज दिखाता हूं। देखो लिखा हुआ है आईपीओ। देखो जी, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, मतलब ये बताओ कौन सी कंपनी होगी? लिस्टेड या अनलिस्टेड?
22 दिसंबर को 4:30 आज मतलब 4:50 पे इसका क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा आईपीओ। इसका क्या हो जाएगा, आज तक लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आज शाम 4:30 तक का टाइम है। 234 से लेकर 247 का क्या है प्राइस है ये। अब मुझे अगर आईपीओ में लगाने हैं, शेयर खरीदने हैं, तो बेटा मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा, यहां पर आ गया बेटा बिड लगाओ। मुझे कम से कम 60 शेयर खरीदने पड़ेंगे, इससे कम नहीं खरीद सकता। ये लिखा होता है, करीबन आपको 10 से 15,000 मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ते हैं आईपीओ में। ये देखो अमाउंट लिखा रहा नीचे 14,820। 247 के भाव पर मुझे कितने शेयर खरीदने हैं, 60 शेयर मिनिमम एप्लीकेशन लगानी है। कितने की एप्लीकेशन लगेगी, 14,820। जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा मेरी एप्लीकेशन चली जाएगी कंपनी को, और 14,820 मेरे अकाउंट से क्या हो जाएंगे, डिडक्ट। फिर कंपनी हो सकता है या तो मुझे अलॉटमेंट करेगी या अलॉटमेंट नहीं करेगी, दो ही ऑप्शन होंगे, बोलो यार। अगर कंपनी अलॉटमेंट करेगी तो मेरे पास कंपनी के शेयर आ जाएंगे 60, बोलो। अभी ये कंपनी के शेयर्स क्या नहीं है, लिस्ट नहीं है, अभी अनलिस्टेड कंपनी है, बट आगे जाकर ये क्या हो जाएगी, लिस्ट। अभी बेटा इसकी लिस्टिंग डेट दिखा देता हूं बेटा आपको। अभी लिस्टिंग डेट आएगी नहीं, बिकॉज आज इश्यू क्लोज होगा, शाम को लिस्टिंग डेट आएगी इसकी। अभी ये बेटा क्या अनलिस्टेड कंपनी है, और मुझे अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने हैं, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने हैं आईपीओ में। तो बताओ एक शेयर खरीदूंगा या लॉट खरीदूंगा, और लॉट कितने शेयर का है, 60 शेयर का। 2 लॉट खरीदूंगा तो 120 हो जाएंगे, 3 लॉट खरीदूंगा तो 180 हो जाएंगे, 4 लॉट खरीदूंगा तो 240। एक शेयर नहीं खरीद पा रहा, क्योंकि सेबी लॉ कहता है, सेबी रेगुलेशन कहती है मिनिमम 10 से 15,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर मैं 60 शेयर खरीदता हूं, नीचे वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 14,820 रुपये आ रही है। बोलो ये अनलिस्टेड कंपनी है, बोलो यार। चलो ये इसको छोड़ दो, अब होम पर आते हैं। ये कंपनी है जिसका नाम क्या है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। क्या है, मुझे इसका शेयर खरीदना है। मुझे क्या करना है, इसका शेयर 896 रुपये 45 पैसे चल रहा है। मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, एक भी बताओ खरीद सकता हूं, यस। अरे बोलो, मेरी बात समझे, क्या समझे मेरी बात, कि जब कंपनी अनलिस्टेड होती है तो हम कंपनी के शेयर किस में खरीदते हैं, कंपनी के शेयर हम पब्लिक ऑफर में खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, पब्लिक ऑफर में। और एक नहीं खरीद सकते, उसमें हमें लॉट खरीदना पड़ता है। क्या खरीदना पड़ता है, ये कुछ बातें मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं जो किताबों में नहीं लिखेगी, ग्रुप 2 में बताता हूं, साथ साथ सुन लीजिए। आ रही है बात समझ। तो जब कंपनी पब्लिक ऑफर लाएगी तो मैं एक शेयर नहीं खरीद सकता, मुझे मिनिमम लॉट खरीदना पड़ेगा। और लॉट की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, 10 से 15,000 की, बोलो यार। पर जैसी वो कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पर, अब मैं उसके एक भी शेयर खरीद सकता हूं, यस। स्टॉक मार्केट से आप एक भी शेयर खरीदना चाहो खरीद सकते हो। वो कंपनी कौन सी होगी जिसके मैं एक शेयर खरीदूंगा, अब वो लिस्टेड होगी ना भाई। तो अनलिस्टेड कंपनी के अगर मुझे शेयर खरीदने तो पब्लिक ऑफर में खरीदूंगा और लॉट खरीदूंगा मिनिमम। आ रही बात समझ। और अगर मैं पब्लिक के शेयर लिस्ट हो गए, वो अब लिस्टेड कंपनी बन गई, अब एक भी शेयर खरीद सकता हूं। बातें समझ आ गई बच्चों, अरे बोल दो यार। अब ये देखो बेटा आईपीओ एक ये कंपनी का, और नीचे रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इसका आईपीओ आ रहा है 27 दिसंबर को, ओवर हो जाएगा इसका। इसका भी चल रहा है प्री अप्लाई, अभी खुला नहीं है। प्री अप्लाई मतलब ओपनिंग से पहले लगा सकता हूं। 94 से लेकर 99 तक का रेट है। इसके अलावा ओरबीएल ये क्लोज हुए पीछे, एबन्स होल्डिंग लिमिटेड, लैंडमार्क्स कार लिमिटेड, केफिन टेक्नोलॉजीज, अपकमिंग आने वाले हैं, गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने सुना हो विराट कोहली इसकी ऐड करता है, नाचता रहता है, डिजिट डिजिट करता रहता है। गो एयर ये सुना होगा आपने, बजाज एनर्जी, ओयो तो सुना होगा, ओयो रूम्स, एम क्योर फार्मास्यूटिकल, वो लड़की आती शार्क टैंक में, ये उसकी कंपनी है, इसका आईपीओ आ रहा है। अभी तक अनलिस्टेड कंपनी, अब ये क्या होने वाली है, पब्लिक ऑफर लाने वाली, आईपीओ लाने वाली है। ये बातें समझ आ गई। चलो बैक टू टॉपिक। तो आईपीओ कौन सी कंपनी लाती है, अनलिस्टेड कंपनी। और जैसी वो बेटा आईपीओ लाएगी, उसको शेयर अपने क्या करवाने होंगे, लिस्ट करवाने पड़ेंगे। कहां पर, एक्सचेंज पर। अब वो क्या बन जाएगी, लिस्टेड कंपनी। अब वो दोबारा अगर ऑफर ला रही है तो बेटा उस ऑफर को आईपीओ बोलेंगे, एफपीओ बोलेंगे। तो अभी मैं आपको आईपीओ दिखा रहा था बच्चों, आईपीओ के साथ बेटा देखो आ नहीं रहा, इधर नीचे आएगा। चलो कोई बात नहीं, अलग से उसका कॉलम बना होगा एफपीओ। कंपनी क्या ला रही है,
फर्दर पब्लिक ऑफर ला रही है। क्या ला रही है? फर्दर पब्लिक ऑफर। और फर्दर पब्लिक ऑफर कौन सी कंपनी लाएगी? लिस्टेड कंपनी। क्लियर है? देखो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं लिखी, मैं बोलता हूं, आप सुनते हो, आपको समझ आता है, फिर आप भूल जाते हो अगली क्लास में। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें लिखना चाहिए। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, संस्कृत में लिखो, लिख लिया करो। जैसे मैंने क्या बोला, आईपीओ हमेशा, मैं पढ़ाई करता था तो मैं कैसे लिखता था, सुनो, मेरे को कोई बात समझ आई या मुझे किसी सीनियर ने बताई, मैं ऐसे लिखता था, आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी लाएगी, एफपीओ लिस्टेड कंपनी लाएगी। क्या शर्म है? कौन सा हमारे को किताबें देख रहा है? फिर लिख लेता था, ऊपर मुंह करो, आईपीओ लिस्टेड कंपनी लाएगी, फिर लिखता था, फिर अलॉटमेंट के बाद लिखो इंग्लिश में ही, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो ना, अलॉटमेंट के बाद कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लिस्ट हो जाएंगे, और कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। अरे बोलो, ये सारी बातें मैंने बताई नहीं? फिर ये भी लिखो साथ में कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी के आईपीओ में लगा रहे हो तो बेटा आपको मिनिमम लॉट खरीदना पड़ेगा। बोलो, और जब आप कंपनी लिस्ट हो जाएगी तब एक शेयर भी खरीद सकते हो। ये सारी बातें तुम भूल जाओगे, तो तुम इस तरह से बेटा लिखा करो, लिखो सारे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। कोई भी टीचर हो बेटा, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हूं, आपको बस क्या करना है बताओ? बोलो, उसको ऐसे साइड में बेटा आप हिंदी में लिख लिया करो। आप कल को अपने नोट्स खोलोगे तो आपको सारी बातें सामने नजर आ जाएंगी, याद आ जाएगा। नहीं लिखोगे तो याद ही नहीं आएगा, फिर डाउट पूछोगे, सर बताना ये क्या होता है। लिखो, आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी लाती है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लिखते रहो अपने आप। बोलो, क्या लिखोगे? आईपीओ कौन सी कंपनी लाती है? अनलिस्टेड कंपनी लाती है। आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी लाती है। लिखो, एफपीओ लिस्टेड कंपनी लाती है। आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी लाती है, एफपीओ लिस्टेड कंपनी लाती है। आगे लिखो, आईपीओ में शेयर अलॉट होने के बाद, आईपीओ में शेयर अलॉट होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। आईपीओ में शेयर अलॉट होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। आईपीओ में शेयर अलॉट होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है, और कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाती है, और कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाती है। और कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाती है। लिख लिया? अब लिखो, आईपीओ में हम एक शेयर नहीं ले सकते, हमें मिनिमम लॉट खरीदना पड़ता है। सच बता रहा हूं, ये बातें नहीं लिखती कोई बच्चा, आपको हर चीज लिखनी है मेरी बताई हुई, ठीक है? आईपीओ में मिनिमम लॉट खरीदना पड़ता है, जो 10 से 15 हजार रुपए का मिनिमम होना चाहिए, जो मिनिमम 10 से 15 हजार का होना चाहिए। आईपीओ में मिनिमम मतलब आईपीओ बोले तो पब्लिक ऑफर, हमें लॉट लेना पड़ता है जिसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, ऊपर मुंह करो, कितनी वैल्यू होगी आप डिसाइड करो कि कंपनी पहले से बता देती है? कंपनी पहले से। देखो मैंने कुछ नहीं करा था, मैं ऑटोमेटिकली क्या लिखा गया था, 60 शेयर का लॉट खरीदना है। किसी का 50 शेयर का होगा, किसी का 40 शेयर का होगा, बट वैल्यू याद रखना कितनी आएगी? 10 से 15 हजार आएगी। आ रही बात समझ? ये हर कंपनी लॉट क्या कर देती है, अपना फिक्स कर देती है। लिख लिया? अब उसके बाद लिखो आगे, बट एक्सचेंज में हम एक भी शेयर खरीद सकते हैं, बट एक्सचेंज में हम एक भी शेयर खरीद सकते हैं। हां जी, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स एक्सचेंज में हम एक भी खरीद सकते हैं। बेटा सारी बातें मैं ग्रुप सिक्योरिटी लॉ की साथ साथ बता रहा हूं आपको, क्लैरिटी कितनी आ रही है? ठीक है, तो अगर मुझे आईपीओ में शेयर खरीदने हैं, बताओ लॉट खरीदना है या एक शेयर खरीद सकता हूं? लॉट। अब और मुझे आप बताओगे, ऊपर में करो पीछे, ओ सुनो ध्यान से, आईपीओ में मैंने एप्लीकेशन दी पब्लिक इश्यू में, तो बेटा मुझे अलॉटमेंट होगी। बोलो, बट अगर स्टॉक मार्केट से खरीदने हैं उसको अलॉटमेंट नहीं बोलेंगे, उसको बाइंग सेलिंग बोलेंगे। स्टॉक मार्केट में तो कंपनी है ही नहीं,
सुनो ध्यान से, जो शेयर कंपनी ने आईपीओ में अलॉट किए वही शेयर कंपनी लिस्ट करवा देगी स्टॉक एक्सचेंज पर। अब उन्हीं शेयर्स में बाइंग सेलिंग, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा। क्या कंपनी का कोई काम है? कंपनी का काम कहां खत्म हो गया? बस ऑफर में खत्म। कंपनी आईपीओ लाई, कंपनी ने अलॉटमेंट करा, कंपनी का काम खत्म। अब वो शेयर्स कहां चले गए? एक्सचेंज पर। अब क्या होगा? अब कंपनी का कोई रोल नहीं है। अब इन्वेस्टर खरीदेगा, इन्वेस्टर बेचेगा, एक बेचेगा दूसरा खरीदेगा, एक बायर बनेगा और एक सेलर बनेगा। कंपनी का कोई रोल नहीं है भाई उसमें। उसमें आप एक खरीदो, 1000 खरीदो। आ रही बात समझ? तो कंपनी का रोल कब तक था? बस आईपीओ तक था। उसके बाद शेयर लिस्ट हो गए, अब कंपनी का कोई रोल नहीं है। कंपनी करेगी ना बेटा, आप नहीं करवाओगे। कंपनी जो शेयर आईपीओ लेकर आती है, कंपनी लिस्ट करवाती है शेयर्स, आप नहीं करवाते लिस्ट। जितने शेयर कंपनी लॉट करती है वो कंपनी एक्सचेंज से बात कर रखती है कि ये शेयर मैं लिस्ट करवाऊंगी। वो शेयर लिस्ट हो जाएंगे। अब आपकी कंपनी क्या बन गई? लिस्टेड। अब कंपनी का रोल खत्म। अब एक्सचेंज पर क्या होगा? एक इन्वेस्टर खरीदेगा, एक बेचेगा, एक बायर बनेगा और एक सेलर बनेगा। बोलो क्लैरिटी आई? अरे बोलो यार। एक्सचेंज में एक शेयर भी खरीद सकते हैं और आईपीओ में लॉट खरीदना पड़ेगा। मैं डैम शुरू, आप हजारों बच्चों से बात कर लेना, ये चीजें नहीं पता होती। मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चों की दिक्कत क्या होती है? समझते सब है, भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, उसके लिए क्या करो? लिख लो, हर चीज को नोट कर लो। बोलो बात समझ आ गई? अब आओ तुम लोगों की बात, तुम लोगों की आगे और कंटिन्यूशन में बात बताता हूं। इतनी बात समझ आ गई ना बच्चों? अब सुनो ध्यान से। जो कंपनी अनलिस्टेड होती है, अब आपको समझ आ गया अनलिस्टेड कौन सी होती है? बताओ। नहीं, यू मत बोलो। ऐसी कंपनी जो पब्लिक ऑफर नहीं लाई। आईपीओ वाली कैसे बोलोगे? ऐसी कंपनी जो आज तक पब्लिक ऑफर ला ही नहीं, वो क्या है? अनलिस्टेड है ना। और जो कंपनी पब्लिक ऑफर ला चुकी है, मतलब आईपीओ आ चुका होगा उसका, तभी वो क्या बन गई? लिस्टेड। क्लैरिटी आई बच्चों? तो जो कंपनी आज तक पब्लिक ऑफर लाई ही नहीं, वो क्या है? अनलिस्टेड। और जो पब्लिक ऑफर ला चुकी है और लिस्ट करवा चुकी है, दैट बिकम्स लिस्टेड, मतलब वो आईपीओ ला चुकी है पहले से। अब सुनो ध्यान से, अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सिर्फ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सिर्फ क्या लगता है? ऊपर मुंह करो बच्चों। लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, साथ में जितनी भी सेबी की रेगुलेशंस होती हैं, क्या होती हैं? वो भी एप्लीकेबल होती हैं। और आप सेबी की रेगुलेशन कंपनी लॉ के पेपर में पढ़ोगे, सिक्योरिटी लॉ के पेपर में पढ़ोगे? सिक्योरिटी लॉ ग्रुप 1 या ग्रुप 2? ग्रुप 2। तो मतलब वहां पर जितनी भी सेबी की रेगुलेशंस पढ़ोगे, समझ आ गई? वो सब किसके ऊपर लगती है? लिस्टेड कंपनी के ऊपर। ये हमारे कंपनी लॉ के सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब ऊपर मुंह करो। तुम बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी जॉब ढूंढने जा रहे हो, तुम्हारी लिस्टेड कंपनी में जॉब लगी, तुम्हारा पैकेज डबल होगा। तुम्हारी अनलिस्टेड कंपनी में जॉब लगी, पैकेज हाफ होगा। पूछो क्यों? लिस्टेड कंपनी में जब तुम जाओगे, तुम्हें कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस भी करने हैं, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, एज वेल एज जितनी भी कंपनी के ऊपर सेबी की रेगुलेशंस लगती हैं वो भी तो कंप्लाई करनी है। तो वर्क बर्डन क्या हो गया? ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, पढ़ाई भी ज्यादा है। जब तुम अनलिस्टेड कंपनी में जॉब करते हो, तुम्हें सेबी रेगुलेशन से मतलब ही नहीं है। तुम सिर्फ क्या पढ़ा कंप्लाई करोगे? उस कंपनी के ऊपर से कंपनीज एक्ट के सेक्शन लगेंगे, तुम्हारा बस कॉर्पोरेट लॉ तुम्हें पढ़ना है, काम खत्म। सैलरी भी क्या होगी? कम होगी। नहीं समझे मेरी बात? तो कोई कंपनी सेक्रेटरी लिस्टेड कंपनी में काम कर रहा होगा, उसकी सैलरी पैकेज ज्यादा होती है, और कोई कंपनी अनलिस्टेड कंपनी में काम कर रहा होता है, उसका सैलरी पैकेज कम। अच्छा, कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, वो लिस्टेड है अनलिस्टेड है? प्राइवेट तो कभी लिस्ट हो ही नहीं सकती। प्राइवेट क्या पब्लिक ऑफर लाएगी कभी? तो अनलिस्टेड रहेगी। बोलो यार, समझ आ रही है बातें? तो जब तुम जॉब ढूंढने जाओगे, तुम्हें लिस्टेड कंपनी में इजीली जॉब मिलेगी भी नहीं, और तुम्हें कोशिश यही करनी कि तुम्हें जॉब कहां मिले? लिस्टेड में मिले। बिकॉज वहां पर क्या होगा? तुम्हारा प्रोफाइल बड़ा होगा। आ रही है बात समझ? डन। जब तुम किसी लिस्टेड कंपनी में जाओगे, तुम्हारा प्रोफाइल क्या होगा? बड़ा होगा, तो तुम्हारी वहां सैलरी पैकेज भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे बच्चों। अनलिस्टेड कंपनी में जाओगे, प्रोफाइल छोटा होगा, बिकॉज कंपनीज एक्ट बस एप्लीकेबल होगा, तो आपके ऊपर क्या होगा? सिर्फ कंपनीज एक्ट लगेगा।
अब जितनी भी सेबी रेगुलेशन है उन बच्चों के लिए लाइफ में काम आएगी जो कहां जॉब करेंगे, लिस्टेड कंपनी में। आ रही है बात समझ? पर तुम्हें कोशिश हमेशा क्या करनी है, छोटी कंपनी में काम करना है, बड़ी में काम करना है? अब कोर्स यार बड़ी कंपनी में जाओगे। और लिस्टेड में भी जो बहुत बड़ी लिस्टेड है, जिसके बहुत बड़ी कंपनी जो रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, यहां सैलरी पैकेज और ज्यादा होगा, बिकॉज जिम्मेवारी क्या होगी, ज्यादा। भाई सिंपल सा रूल है, जितना काम ज्यादा उतना पैसा। भाई तुम ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हो, जिस टीचर के पास ज्यादा बच्चे होते हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ज्यादा आ जाती है कि मेरी एक आवाज आप सबको समझ आए, और आप लोग क्या एक बार में समझ जाओ। 4 बैठे तो मैं क्या आराम से पढ़ा दूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ज्यादा बच्चों के तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप सबको समझाना है, आप सबको पास कराना है, आपके दिमाग में घुसाना है। अरे बोलो। तो यही चीज है बेटा, लिस्टेड कंपनी में जॉब मिलती नहीं है, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, नॉलेज के साथ जाना पड़ेगा। सेबी रेगुलेशन और कंपनीज एक्ट, और सेबी रेगुलेशन आप ग्रुप 2 में पढ़ते हो। समझ आ गई बेटा सारी कहानी है? बोलो यार। चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो बताओ कितने तरह के पब्लिक ऑफर होते हैं? 2 तरह के, आईपीओ और। अच्छा आप देखो, मैंने आईपीओ में आपको पैसा लगाना भी दिखा दिया बेटा। अपने डीमैट अकाउंट में जाओ, आईपीओ का कॉलम मिलेगा, वहां पर बस क्या करना है, अप्लाई करना है। लॉट साइज जितना खरीदना है वहां पर अप्लाई करो, और उस पर कर दो कंटिन्यू पे क्लिक। क्या कर दो? अब सुनो होता क्या है, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होंगे, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे ब्लॉक हो जाएंगे इतने। अगर कंपनी ने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली अलॉटमेंट के लिए तो पैसा डेबिट हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन में रिजेक्ट हो गई तो पैसे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाएंगे, रिफंड नहीं आता। पहले होता था एक टाइम पे, आज से 10 साल पहले कंपनी पैसा लेती थी, फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद पैसा वापस देती थी। कह रहा नहीं अब लेंगे ही नहीं हम, अब इसको बोलते हैं ब्लॉक सिस्टम। देखो लिखा नीचे टू बी ब्लॉक्ड, इतना अमाउंट क्या हो जाएगा मेरे बैंक अकाउंट से ब्लॉक। अगर मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई अलॉटमेंट के लिए तभी मेरा अमाउंट डेबिट होगा, अदरवाइज डेबिट होगा ही नहीं। अरे बोलो। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बेटा, सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। अगर मुझे अलॉटमेंट होगी तो मेरे शेयर कहां जाएंगे, मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। कहां जाएंगे मेरे? ये जो शेयर अगर मैंने मेरे को अलॉटमेंट होगी, ये शेयर कहां आएंगे मेरे डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जहां पर क्या रखे जाते हैं, शेयर्स। कुछ भी फिजिकल नहीं चलता, सब कुछ क्या आज इलेक्ट्रॉनिक है। आगे बात समझ? डन। कंपनी मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों करेगी? सुनो बेटा ध्यान से, जब ओवर अलॉटमेंट हो जाती है, ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है, आपने वर्ड सुना होगा ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। मान लो 20 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, 20 टाइम्स। 20 टाइम्स का मतलब हर एक शेयर पे 20 लोग हैं, तो 20 को थोड़े दे देंगे, 20 में से 1 को मिलेगा, बाकी 19 की एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे होता है। जब ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो बेटा सबको अलॉटमेंट नहीं होती। जब अंडर सब्सक्राइब रह जाता है फिर मतलब एप्लीकेंट कम है, एप्लीकेशंस कम है, शेयर ज्यादा, तो सबको ही क्या होगा, अलॉटमेंट मिलनी ही मिलनी है। समझ आ रही है बात? पक्का? आगे देखिए बेटा, ये मैंने आपको बता दी बात। चैप्टर 3 में 2 पार्ट है, एक पार्ट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट से डील करता है। बताओ कितने सेक्शन, 23 से लेकर 41 तक, और दूसरा पार्ट क्या है, 42 वाला, प्राइवेट प्लेसमेंट वाला। बोल दो पक्का? आगे बढ़े? चलो जी। पब्लिक कंपनी कैसे कैसे इशू कर सकती है सिक्योरिटी? पहला पब्लिक इशू लाकर प्रोस्पेक्टस में, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू कर सकती है, बताया था। ये देखो ना, प्राइवेट प्लेसमेंट में दोनों कंपनी अलाउड है, पब्लिक कंपनी भी और प्राइवेट कंपनी भी। तीसरा राइट इशू ला सकती है कंपनी, यस। राइट इशू और बोनस इशू में किसको शेयर देगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अच्छा प्राइवेट कंपनी कैसे लाएगी शेयर बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट से। कैसे लाएगी बेटा, पब्लिक ऑफर तो नहीं ला सकती, कैसे लाएगी, दूसरा राइट इशू, तीसरा बोनस इशू। ये भी राइट इशू बोनस इशू में किसको शेयर देगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। आई होप क्लियर है बच्चों? पक्का? डन। अब बेटा सबसे पहला सेक्शन शुरू करेंगे, कौन सा, 23। मैंने पढ़ा दिया वो ऊपर चार्ट में, यही था 23। हाँ जी, पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनी ला सकती है। सब सेक्शन 1, पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटी। पब्लिक कंपनी कैसे कैसे सिक्योरिटी इशू करेगी। पहला, पब्लिक को इशू कर सकती है पब्लिक इशू लाकर, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट लाकर, तीसरा राइट इशू और बोनस इशू।
चलो प्राइवेट सबसेक्शन 2, प्राइवेट कंपनी कैसे इशू कर सकती है सिक्योरिटी? पहला राइट इशू, बोनस इशू, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। अरे बोलो, यही तो चार्ट में पढ़ाया था। सेक्शन 23। अब आ रहा है सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4। बेटा मैं बहुत बढ़िया टीचर हूं, आपको बता दूं। कभी कभी तारीफ कर देता हूं। अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, बस आपके ऊपर है कि आप कितना रिटेन कर पाते हो। 2 ही सबसेक्शन हुआ करते थे बच्चों। याद करो मेरी इंट्रोडक्शन की 10 घंटे की क्लासेस। मैंने क्या बताया था? कंपनीज एक्ट 2013 में कितने अमेंडमेंट एक्ट आए? 4। 15, 17, 19, 20। 4 अमेंडमेंट एक्ट आए थे, 4 बार अमेंडमेंट एक्ट आए थे। देखो सब सेक्शन 3 पहले था नहीं, इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। सब सेक्शन 4 भी पहले नहीं था, इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। मतलब 2020 से पहले सिर्फ 2 ही सब सेक्शन थे सेक्शन नंबर 23 में। 2020 में 2 सब सेक्शन लाए गए। कौन से? सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4। समझ आया बच्चों? मैं तो आपको हर एक बात बता दूंगा डेट के साथ कि कब क्या हुआ है। बस आपको क्या करना है? रिटेन करना है बच्चों, ठीक है? हालांकि ये बात नहीं भी याद करोगे कब सब सेक्शन इंट्रोड्यूस करा कर चल जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए सब सेक्शन में क्या लिखा है। सब सेक्शन 3 कहता है, सुनो ध्यान से, कह रहा जी सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी में इशू क्लास ऑफ सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी for the purpose of listing on permitted stock exchange in permissible foreign jurisdiction as may be prescribed। देखो याद करो बच्चों, मैंने हमेशा बताया जब भी लिखा हो लॉ में as may be prescribed, मतलब ये एक्ट कहता है क्या पढ़ो? रूल्स पढ़ो। बेटा आपने कुछ इंट्रोडक्शन क्लासेस देखी हैं? देख ली सारी इंट्रोडक्शन क्लासेस? कंपनी लॉ की इंट्रोडक्शन क्लासेस कितनी देखी? एक देखी ना? 4 क्लासेस हैं कंपनी लॉ के इंट्रोडक्शन की। अभी आपको कल गैप मिलेगा ना, तो आपको चारों क्लासेस इंट्रोडक्शन वाली देखनी है, ठीक है? जब भी किसी सेक्शन में क्या लिखा हो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब वहां पर क्या बनेंगे? रूल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? सुनो ध्यान से, कह रहा जी कुछ क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है फॉरेन जुरिस्डिक्शन, मतलब इंडिया से बाहर। अब वो कौन सी कंपनी होगी, वो कौन सी सिक्योरिटी होगी, वो कौन सी कंट्री होगी, सब कुछ नहीं बताया। कह रहा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सीजी इसके लिए रूल बनाएगी, बस पावर दे दी सब सेक्शन 3 में। सीजी कह रहा है हम कुछ क्लास ऑफ क्या करेंगे? पब्लिक कंपनी बताएंगे, फिर कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटी बताएंगे, फिर कुछ क्लास ऑफ कंट्री बताएंगे जहां पर आप अपनी सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। अरे बोल दो यार। तो मतलब सब सेक्शन 3 में सरकार ने क्या करा? स्कोप छोड़ दिया फ्यूचर में आगे के लिए रूल बनाने का, और क्या बोला? फॉरेन में जो सिक्योरिटी इशू करनी है उसके लिए ये वाला सब सेक्शन लगेगा, और अभी इसके लिए रूल सरकार ने बनाए नहीं है। बोल दो यार, समझ आ गई बात? अब कौन सा आ रहा है? सब सेक्शन 4, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकता है किसी भी क्लासेस ऑफ कंपनी को। ये वाले सब सेक्शन से, सब सेक्शन 3 और सेक्शन 89, 90, 127, ये आपको याद करने की नीड नहीं है। सब सेक्शन 4 में इतनी सी बात बोलेगी है कि कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस है जो लगते हैं कंपनी के ऊपर पब्लिक इशू के टाइम पर, वो एग्जम्प्ट कर सकती है सीजी। एग्जम्प्ट मतलब हटा सकती, कि कंपनी को बोलेगी कि आपको ये वाले कंप्लाई करने की नीड नहीं है। बोलो बात समझ आ गई? ओवर बेटा सेक्शन नंबर 23। तो पहला सेक्शन हमारा खत्म हो गया। कौन सा बताओ? 23। सेक्शन नंबर 23 इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज की बात करता है। सेक्शन नंबर 23 किसकी बात करता है? इश्यू ऑफ सिक्योरिटी की। अच्छा बताओ, सेक्शन नंबर 23 सब सेक्शन 1 में किसके लिए बोला गया? पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटी। पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है? में इशू सिक्योरिटी। बताओ कैसे कैसे? पहला पब्लिक ऑफर, बोलो यार। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा बोनस इशू, और फोर्थ राइट इशू। तीसरा बोनस इशू, फोर्थ राइट इशू। बातें नहीं बच्चों पीछे। ये होगी बेटा सबसेक्शन 1। बिल्कुल रिपीट करता हूं बेटा, एक मिनट रुको। सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 2
सबसेक्शन 2 किसके लिए बात करता है? प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? सिक्योरिटी इशू कर सकती है। बताओ कैसे? पहला पॉइंट बोलो। पब्लिक ऑफर से ला सकती है? नहीं भाई, कैसे? प्राइवेट प्लेसमेंट से ला सकती है। दूसरा, राइट इशू से ला सकती है। तीसरा, बोनस इशू से ला सकती है। सबसेक्शन 3 बताओ। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में क्या बोला? हाँ जी, पब्लिक कंपनी जो प्रिस्क्राइब्ड होंगी सीजी द्वारा, क्या होंगी? जो वो क्या कर सकती हैं? सिक्योरिटी इशू कर सकती हैं। और वो सिक्योरिटी भी क्या होंगी? प्रिस्क्राइब्ड होंगी। और कहां इशू कर सकती है? फॉरेन जुरिस्डिक्शन। कौन सी होगी फॉरेन जुरिस्डिक्शन? ये भी क्या होगा? सीजी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगा। और इसके लिए अभी तक सरकार ने क्या नहीं बनाए हैं? रूल्स नहीं बनाए हैं। और सबसेक्शन 4 23 सबसेक्शन 4 में क्या बोला? बोलो। सीजी में एग्जम्प्ट एनी प्रोविजंस। सीजी क्या कर सकती है? एग्जम्पशन दे सकती है प्रोविजन से। आ रही है बात समझ? सीजी में एग्जम्प्ट प्रोविजंस, ये वाले प्रोविजन एग्जम्प्ट कर सकते हैं बेटा, बट आपने पढ़े नहीं है ये वाले, तो बताने का फायदा नहीं अभी। ये सीजी क्या कर सकती है? एग्जम्प्ट कर सकती है प्रोविजंस जो कहां दिए गए बेटा? सेक्शन 89, 90, 127। ये आपने पढ़े नहीं है बच्चों। 89, 90, 127 टू पब्लिक कंपनी। इन सेक्शन से एक पब्लिक कंपनी को क्या कर सकती है? वो एग्जम्प्ट कर सकती है। पहला सेक्शन बेटा इस चैप्टर का ओवर हो गया। कौन सा? 23। बट एक सेक्शन के साथ कितनी सारी बातें पढ़ ली बेटा? बेसिक्स। सिर्फ सेक्शन थोड़ी पढ़ा, कितना कुछ पढ़ लिया। डन। चलो एक बार मैं जो जो पूछूंगा आपसे बताओगे आज की क्लास में जितना पढ़ा है। चलो जी, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ सारे बच्चे? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। कितने सेक्शन है? 23 से 42। 23 से 41 किस पे लगते हैं? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी पे। और 42 प्राइवेट प्लेसमेंट पे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा कि पब्लिक ऑफर दो तरह के होते हैं, एक आईपीओ और एक एफपीओ। आईपीओ कौन सी कंपनी लाती है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। एफपीओ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अच्छा, जो कंपनी आईपीओ लाएगी वो अनलिस्टेड पब्लिक होगी। आईपीओ लाने के बाद अपने शेयर क्या करेगी? लिस्ट करवा देगी एक्सचेंज पर। अब वो क्या बन गई? लिस्टेड कंपनी बन गई। अब वो अगर फर्दर दोबारा ऑफर लाएगी, फर्दर पब्लिक ऑफर, तो वो कौन सी कंपनी होगी? लिस्टेड कंपनी होगी। आईपीओ में शेयर खरीदने हैं तो बताओ कैसे खरीदने होंगे? लॉट वाइज। मिनिमम लॉट साइज कितना होना चाहिए? 10,000 से 15,000। वो शेयर लिस्ट हो जाएंगे कहां पर? एक्सचेंज पर। फिर क्या एक भी खरीद सकते हैं? यस। कंपनी का काम कहां तक होता है बेटा? कंपनी का काम बस पब्लिक ऑफर तक है, बस अलॉटमेंट कर दी, कंपनी का काम खत्म। अब वो शेयर कहां चले गए? एक्सचेंज पर। अब कंपनी नहीं है, अब बस क्या है? इन्वेस्टर्स है, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। बोलो ये सारी बातें क्लियर है? अच्छा, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, उसके ऊपर सिर्फ क्या एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट। लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशन। सेबी रेगुलेशन कहां पढ़ोगे बेटा? ग्रुप 2 में। कहां पढ़ोगे? ग्रुप 2 में। अच्छा, सिक्योरिटी इशू करने के लिए क्या क्या कंप्लाई करना पड़ता है? 4 चीजें। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स, कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट प्लस सेबी रेगुलेशन। रेगुलेशन का नाम बताओ? सेबी आईसीडीआर। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। अच्छा, सेक्शन नंबर 23 में क्या बताया गया? सिक्योरिटी किस किस तरह से इशू कर सकते हैं? प्राइवेट कंपनी के लिए और पब्लिक कंपनी के लिए। यहां तक पढ़ लिया। बताओ कोई डाउट? आज बच्चों इतना ही करेंगे, ठीक है जी। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं 15 मिनट्स का। ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। हाँ जी बेटा।
सेक्शन 23 वाला सब सेक्शन 3 दोबारा बता दूं बेटा, कुछ पब्लिक कंपनी जो सीजी प्रिस्क्राइब करेगा, वो कुछ सिक्योरिटी जो सीजी बताएगी कौन सी सिक्योरिटी होगी, फॉरेन जुरिस्डिक्शन, इंडिया से बाहर इश्यू कर सकते हैं, कौन सी फॉरेन जुरिस्डिक्शन होगी वो भी कौन बताएगा, सीजी। मतलब कल को सीजी फ्यूचर में रूल्स बनाएगा, बताएगा कि कौन सी पब्लिक कंपनी बाहर सिक्योरिटी इशू कर सकती है और कौन सी सिक्योरिटी इशू कर सकती है। पावर किसके पास है, सीजी के पास है। डन बच्चों, क्या क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बिल्कुल खरीद सकते हैं बिल्कुल। चलिए 15 मिनट्स का ब्रेक है बच्चों, 15 मिनट का, और 15 मिनट में दोबारा शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन जेआई जेल वाला। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।